हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ स्टैटिक जीके जीएस का मॉक टेस्ट 3 और इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको फुल डिटेल्स के साथ। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आँख के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? यहाँ किसका पूछा गया? आँख का पारदर्शी वो भी अग्रभाग। तो क्या कहते हैं? यह कहते हैं इसे किसे? कॉर्निया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं जानते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न और क्या क्या पूछ सकता है। तो कॉर्निया क्या करता है? इसका कार्य क्या है कॉर्निया का? तो यह पुतली आँख का पुतली, आइरिस और किसको? अग्र कक्ष को कवर करता है। अग्र कक्ष को क्या करता है? कवर करता है। कौन? तो कॉर्निया, जो कि आँख का पारदर्शी अग्रभाग है, कवर करता है। तो यही हो सकता है पूछ दे कि किसको किसको कवर करता है। तो पुतली, आइरिस और अग्र कक्ष को। वही बात कर ले अगर कॉर्निया का मुख्य कार्य का, किसका मुख्य कार्य क्या हो सकता है कॉर्निया का? तो जो मुख्य कार्य होता है ये प्रकाश को मोड़ना या घुमाना। मुख्य कार्य में इसका क्या आ जाता है? प्रकाश को मोड़ना, प्रकाश को मोड़ना। तो ये पॉइंट इसके साथ ही नोट डाउन कर सकते हैं। और क्या जान सकते हैं? आपको पता होगा कि कॉर्निया आँख में प्रवेश करने वाले अधिकांश को क्या करता है? केंद्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ये लिखना नहीं है, बस जानकारी के लिए। वही बात कर लें कि कॉर्निया जो होता है प्रोटीन और क्या कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता है? तो प्रोटीन और क्या? कोशिकाओं का बना होता है। प्रोटीन और कोशिकाओं का बना होता है। तो ये पॉइंट भी इसमें नोट डाउन कर सकते हैं कॉर्निया में। और बात कर लें ये जो प्रोटीन और कोशिका का बना होता है, तो इसमें क्या होता है? मानव शरीर का अधिकांश ऊतकों के विपरीत या फिर रक्त वाहिकाएं नहीं होती है। वही बात कर ले अगर किसकी? पुतली की। तो पुतली में एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो पुतली। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है पुतली। आप लोग साथ ही साथ नोट डाउन जरूर कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि हमारा है टोकामक नाम का उपकरण किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है? चूँकि आज आपका स्टैटिक जीके जीएस का पोर्शन है, तो आपको हर विषय का क्वेश्चन इसमें मिलेगा। मिसलेनियस का ये सेशन हो जाता है जिसमें सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं सारे सब्जेक्ट का। बाकी और भी सब्जेक्ट का आपको करवाया जा रहा है मॉक टेस्ट, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप लोग सारा क्लास देखा कीजिए। अब आइए टोकामक नाम, पहले एक नाम सुने हैं? कौन सा नाम हो सकता है? ये आपसे नाम ही पूछ दे। तो टोकामक नाम का उपकरण किस प्रकार के ईंधन से संबंधित है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये परमाणु ईंधन से संबंधित है। किससे? तो परमाणु के ईंधन से। आगे में लिख लीजिए, जोड़ लीजिए, परमाणु के ईंधन। तो टोकामक नाम का जो उपकरण है ये परमाणु के ईंधन से क्या है? संबंधित है। वही और कुछ पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। तो नाम इसका यहाँ पे ऐसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्या? तो HL2M। क्या? तो HL2M टोकामक, पूरा नाम है HL2M टोकामक। ये रिएक्टर जो है ये चीन का सबसे बड़ा, किसका? चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संयंत्र प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है।
अनुसंधान उपकरण है। तो अगर आपसे पूछ ले कि चीन का सबसे बड़ा उन्नत परमाणु संलयन अनुसंधान उपकरण कौन सा है, तो HL2M टोकामक नाम का उपकरण। ये क्या करता है, इसमें नियंत्रित अवस्था में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होता है, संपन्न किया जाना संभव है। कब, जब नियंत्रित अवस्था में हो। और यह गर्म प्लाज्मा को क्या करता है, फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय फील्ड का भी उपयोग करता है। तो वो सब पॉइंट लिखिए नहीं, जानकारी के लिए। और वही बात कर ले तो यह सूरज की कोर से 10 गुना ज़्यादा गर्म है। तो ये लिख सकते हैं कि सूरज की कोर से कौन, टोकामक नाम का जो उपकरण है, ये सूरज की कोर से कितना गुना, तो 10 गुना ज़्यादा गर्म है। ठीक, वही बात कर ले टोकामक नाम उपकरण का, तो इसमें एक पॉइंट और का क्या कह सकते हैं कि इसको कृत्रिम सूरज भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे कृत्रिम सूरज किस उपकरण को कहा जाता है, तो टोकामक नाम उपकरण को। तो ये 3-4 पॉइंट इसमें ध्यान रख लीजिएगा। अब बढ़ जाइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई क्या है, यही आपसे पूछा गया है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य मापने की इकाई है वो क्या है, उससे पहले जानते हैं कि कैंडेला किसका मात्रक है, ये भी पूछा जाता है। तो ज्योति तीव्रता का, किसका, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो जाता है, कैंडेला। वही पूछे आपसे कि डाइन किसका है, ऑप्शन सी में डायन नहीं, डाइन जी, यानी कि आप लोग डायन कर लीजिए। तो डाइन जो है क्या है, किसकी ये मापने की है या फिर किसका मात्रक है, तो ये बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक है। अगर आपसे पूछे कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, तब क्या हो जाएगा, डायन। लेकिन ऐसे अगर आपसे पूछता है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपको पता होगा न्यूटन। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ पॉइंट को ध्यान रखना। वहीं बात कर ले प्रकाश का तरंगदैर्घ्य मापने का इकाई, जो कि क्या है, एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी। फैराडे किसका है, तो फैराडे है विद्युत धारिता का मात्रक, किसका, तो विद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, फैराडे। और ये सब एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखना है। वही और यहाँ पर जानकारी के लिए क्या जान सकते हैं, जैसे एक पॉइंट यहाँ पर और क्या नोट डाउन कर सकते हैं कि जो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना एंगस्ट्रॉम से कितना एंगस्ट्रॉम होता है, जो कि जो एंगस्ट्रॉम है इसको सूचित किया जाता है इस तरह से। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच। तो ये मान भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। वही अगर आपसे प्रश्न क्या पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले किसने की थी, तो सबसे पहले जो की थी वो रोमर ने की थी। किसने, तो रोमर ने की थी। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। ये वही बात कर ले, सबका मात्रक जान ही गए। एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है कि प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, ये भी पूछा गया है। तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में। ये टाइम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि ये बीपीएस का समझिए फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि कभी न कभी आपसे रिपीट होते ही मिलेगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 4 की ओर, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4 में क्या है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, कहाँ पूछा गया है, तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक। और वही श्वेत क्रांति
क्या बोला जाता है, ऑपरेशन फ्लड से कौन संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड इसी से ना है, दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। वही भारत में जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो एक पॉइंट यहाँ पर ये भी बनता है कि भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, श्वेत क्रांति की शुरुआत तो ये हुई थी कब, 1970 में। कब, तो 1970 में, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। वहीं आपको पता होगा कि भारत जो है सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है, तो ये आपको पता होगा। वहीं बात करें कि जो इसके जनक हैं भारत में श्वेत क्रांति के जनक, तो वो कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और वही एम.एस. स्वामीनाथन किसके जनक हो जाते हैं, तो भारत में हरित क्रांति के जनक। किसके जनक, भारत में हरित क्रांति के जनक पूछेगा तब क्या हो जाएंगे, एम.एस. स्वामीनाथन। तो ये सब और वहीं भारत में हरित क्रांति का जन्म किस विद्यालय को माना जाता है, जन्म स्थल, तो हरित क्रांति का जन्म स्थल। तो वो पॉइंट भी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि भारत में, यहाँ कर लीजिएगा कि भारत में, कहाँ, तो भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थल पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। किसको माना जाता है, तो कृषि विश्वविद्यालय को माना जाता है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 5 पे, देखते हैं 5वें प्रश्न में क्या है। 3 प्रमुख बौद्ध स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी किस राज्य में स्थित है। तो पहले तो ये तीनों प्रमुख बौद्ध स्थल का नाम आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सा, तो रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी। हो सके आपसे राज्य दे दे और पूछ दे कि इसमें कौन से बौद्ध स्थल हैं स्थित, तो दोनों तरह से याद होना चाहिए। तो ये तीनों जो बौद्ध स्थल हैं जो कि काफ़ी प्रमुख हैं एग्जाम के दृष्टि से, ये तीनों उड़ीसा में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं, तो उड़ीसा में। वहीं बात कर ले अगर बिहार का प्रसिद्ध स्थल का, बिहार का प्रसिद्ध स्थल, तब क्या हो जाएगा, बिहार का प्रसिद्ध स्थल क्या होगा, बोध गया हो जाएगा, जो कि काफ़ी लोग घूमने भी गए होंगे। वही बात कर ले यूपी का, अगर पूछ ले कि यूपी का जो बौद्ध स्थल है वो क्या है, तो यूपी में सारनाथ, कुशीनगर। सारनाथ में ही पहला उपदेश कौन दिए थे, बुद्ध जी दिए थे। तो सारनाथ हो गया, कुशीनगर हो गया, और कौन हो गया, श्रावस्ती हो गया, श्रावस्ती। ये सब प्रमुख बौद्ध स्थल है किसका, यूपी का। वही आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो महात्मा बुद्ध। जहाँ तक रहा बौद्ध धर्म जैन धर्म की बात, तो आपको हम फुल डिटेल्स से टॉपिक वाइज सेशन में संडे स्पेशल में पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग टॉपिक वाइज वाला क्लास भी किया कीजिए, उसमें आपको हर विषय का टॉपिक वाइज भी करवाया जा रहा है, तो आप लोग क्लास देखा कीजिए। अब आइए प्रश्न नंबर 6, नेपाल में गंडक नदी को किस नाम से जानते हैं। कहाँ पूछा गया, तो नेपाल में कौन सी नदी, तो गंडक नदी। किस नाम से जानते हैं, इसी तरह प्रश्न को पढ़िए, आपको ध्यान में रहेगा। तो जानते हैं नारायणी नदी के नाम से। किस नदी से, नारायणी नदी के नाम से वहाँ क्या कहा जाता है, पुकारा जाता है। ठीक, वही बात कर ले कि पूछ दिया जाता है कि गंगा को बांग्लादेश में किस नदी के नाम, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो किस नाम से, पद्मा नाम से, तो ये ध्यान में रख सकते हैं। और ब्रह्मपुत्रा नदी को अगर बात कर ले कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, ये तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा से जानते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो जमुना नाम से जानते हैं, जमुना। ठीक,
तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखिएगा। वही बात कर ले, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? मेघना। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि गंगा और किसका? ब्रह्मपुत्रा। गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त धारा, कौन धारा? तो संयुक्त धारा क्या कहलाती है? तो मेघना कहलाती है। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो कि हमारा है 7वां नंबर प्रश्न। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो नहीं गुजरती है पूछा गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि किस किस से ये गुजरती है। तो गुजरात से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, झारखंड से, लेकिन महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। तो इसका एक ट्रिक ध्यान में रख लीजिएगा, तो होगा क्या कि आप भूलिएगा नहीं। लोग इसको ट्रिकली ही याद करके रखते हैं कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से, पहले ये ध्यान रखिएगा कि कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से। ट्रिक में कौन सा ट्रिक याद रख सकते हैं कि मित्र पर गमछा झाड़। अब जाके मित्र पर गमछा सच में मत झाड़ दीजिएगा, ये ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़। तो देखिए अब ट्रिक को अप्लाई भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा? मी से हो गया मिजोरम, त्र से हो गया त्रिपुरा। इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं। वहीं बात प से बात कर ले तो क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। र से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? राजस्थान। आप लोग अच्छे से एक जगह सुटेबल से लिख लीजिएगा। वहीं ग से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? गुजरात। और म से क्या हो जाएगा? रुक जाइए, अच्छे से लिख देते हैं, ऐसे आप लोग का घिच पिच हो जाएगा, फिर बोलिएगा कि मिस कैसे लिख के चले गए। तो आप लोग के लिए ही अच्छे से कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मित्र पर गमछा झाड़, तो पहला क्या हो जाएगा? मिजोरम। मी से हो जाएगा मिजोरम। दूसरे नंबर पे त्र है, तो त्र से क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। तीसरे नंबर पे है प, यानी कि पश्चिम बंगाल। चौथे पे क्या हो जाएगा? र है, यानी कि राजस्थान। आप लोग ट्रिक के सामने लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर बोल दे रहे हैं। ग से हो गया गुजरात। म से हो गया क्या? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। 7वें पर छ से हो गया क्या? छत्तीसगढ़। और 8वां ही कौन बच गया? झारखंड। तो मित्र पर गमछा झाड़ से आप क्या कर सकते हैं? कर्क रेखा का याद रख सकते हैं कि इतने राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, अब आ जाते हैं आज के 8वें नंबर प्रश्न की ओर। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो जो कॉमनवेल्थ का मुख्यालय है वो लंदन में स्थित है। ठीक, वही बात कर ले तो कॉमनवेल्थ है जो राष्ट्रमंडल का मुख्यालय इंग्लैंड के लंदन में स्थित, कहाँ, किस हाउस में है? लंदन के किस हाउस में है? तो मार्लबोरो हाउस। हो सके आपसे हाउस का ही नाम पूछ दे, तो ये किस हाउस में स्थित है? तो मार्लबोरो हाउस में स्थित है। राष्ट्रमंडल में कुल लगभग कितने सदस्य देश हैं? राष्ट्रमंडल में ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रमंडल में कुल लगभग कितने सदस्य हैं? तो कुल लगभग जो हैं 54 सदस्य देश हैं। कितना है? 54 सदस्य देश हैं। ठीक, वही बात कर ले कॉमनवेल्थ या इसको राष्ट्रमंडल भी लिखा रहे, यानी कि कॉमनवेल्थ अर्थात राष्ट्रमंडल कर लीजिएगा। अर्थात राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में किस हाउस में स्थित है? तो मार्लबोरो हाउस में। कुल लगभग सदस्य देश कितना है वो जान गए। वहीं इसका उद्देश्य का अगर बात कर ले तो उद्देश्य है कि विश्व शांति सुनिश्चित करना है, समानता को बढ़ावा देना है, नस्लवाद का विरोध करना है, गरीबी, अज्ञानता, ये सब के खिलाफ लड़ाई है। यही सब इसका क्या है? उद्देश्य है। अब आ जाते हैं आज के 9वें प्रश्न की ओर। शाही लीची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है? अब देखिए आ गया लीची से, और लीची मेरा फेवरेट फल में आता है, तो हम तो ऐसे प्रश्नों को भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये तो मेरा फेवरेट फल हो जाता है, खाने में हमको बहुत अच्छा लगता है। तो शाही लीची जो है ये
किस ज़िला में स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में, बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला। और आपको पता है कि मुजफ्फरपुर का शाही लीची को क्या हुआ है, जीआई टैग भी मिल चुका है। ये पहले भी आपको जानकारी हम दे चुके हैं। वहीं अगर आपसे पूछते कि लीची अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिला में स्थित है, तो मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर के सामने एक पॉइंट ये नोट डाउन कर सकते हैं कि लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। वहीं आपको बताए हैं बहुत बार कि मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मखाना अनुसंधान केंद्र, तो मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, दरभंगा में। कहाँ, तो दरभंगा में। ये चीज़ भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसा प्रश्न था। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि बिहार में जूट का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, तो बिहार में जूट का उत्पादन, जूट का सर्वाधिक उत्पादन, सिर्फ उत्पादन नहीं, सबसे ज़्यादा उत्पादन, कहने का मतलब सर्वाधिक उत्पादन जो होता है किस जिला में होता है, तो किशनगंज और कौन, पूर्णिया जिला में होता है, पूर्णिया जिला में होता है। तो ये सब पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब बढ़ जाइए आज के 10वें प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा 10वां प्रश्न क्या है, पछाब शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आप लोग ज्योग्राफी में ये टर्म सुने होंगे और हम पहले भी क्वेश्चन इससे संबंधित करवाए हैं। तो पछाब ऐसे नहीं लिखा था, पछाब ऐसे इसका शुद्ध रूप है, पछाब मेघ कहिए इसको, पछाब मेघ या पछाब वर्षा शब्द से क्या तात्पर्य है, तो ये क्या है, एक ऊंचा बादल जो कि सबसे ऊंचाई पर मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पछाब मेघ है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलता है और ये क्या है, ऊंचा बादल है। ये हिमकण से निर्मित होता है, किससे, तो हिमकणों से कौन निर्मित होता है, पछाब मेघ। तो ये ध्यान रखिएगा कि हिमकणों से निर्मित होता है। ये देखने में किसके जैसा लगता है, ये भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, कौन, तो पछाब मेघ। तो ये जो देखने में किसके जैसा लगता है, पक्षियों के उजले पंख जैसा लगता है, पक्षियों के उजले पंख जैसे लगते हैं। तो ये पॉइंट भी इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा, पंख जैसे लगते हैं। इसमें क्या होता है, वर्षा नहीं होती है, ये चीज़ ध्यान में रखना है कि इससे वर्षा नहीं होती है, ठीक। और चक्रवात आने के क्रम में सबसे पहले यही मेघ दिखाई पड़ता है, यानी कि जो ये मेघ है ये क्या करता है, चक्रवात आने का संकेत देता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये नहीं कि देखे कि पछाब में तो एक बादल जिसमें वर्षा हो रही है ये टिक करके निकल गए। अब आ जाइए आज के 11 नंबर प्रश्न पर। और 11 नंबर का सॉल्यूशन करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा सॉल्यूशन करवाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन लाते हैं, तो आप लोग के लिए इतना अच्छा सॉल्यूशन देते हैं, क्या कमी रह जाता है जो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो जितना हो सके प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस आप लोग इतना ही कीजिए, बाकी कंटेंट अच्छा देना मेरा काम है। 11 नंबर प्रश्न की बात कर ले तो गांधी जी को क्या माना जाता है, यही पूछा गया। तो गांधी जी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी। तो देखिए सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी या दार्शनिक अराजकतावादी। तो दार्शनिक अराजकतावादी इनको माना जाता है। वहीं बात कर ले तो गांधी जी के बारे में तो हम आपको इतना बार हिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं कि क्या बताएं, और आप लोगों को भी बेहतर पता होगा। इनका तो कितने सारे आंदोलन से गांधी जी सत्याग्रह से संबंधित हैं। गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वहीं आपको पता है कि गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता भी थे। तो गांधी जी के बारे में हम आपको बहुत बार लिखवा चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे।
अब आ जाइए आज के 12 नंबर प्रश्न पे। मारमागुआ कर लीजिए। कौन? मारमागुआ बंदरगाह किस राज्य में है, यही आपसे पूछा गया है। तो ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा। कौन गुआ? तो मारमागुआ बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये गोवा राज्य में स्थित है। क्या कहता है? गोवा में भी कहाँ? तो अरब सागर के तट पर जुआरी नदी के मुहाने पर। हो सकता है आपसे इसी तरह भी पूछ ले। तो कहाँ ध्यान ये भी रखना है कि अरब सागर के तट पर कौन नदी? तो जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है क्या? मारमागुआ बंदरगाह। तो ये पॉइंट इसमें ध्यान रखिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। वहीं अगर बात कर ले मारमागुआ बंदरगाह की, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क निर्यात के लिए। किसके लिए? तो लौह अयस्क निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। निर्यात के लिए प्रसिद्ध है कौन? मारमागुआ बंदरगाह। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। चलिए अब आ जाइए 13 नंबर प्रश्न की ओर। देख लेते हैं 13 नंबर में क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी, यही पूछा गया है। यानी कि उसका उद्देश्य क्या था, सीधा सीधी यही आपसे। और आपका जो पंचवर्षीय योजना है, हम आपको फुल डिटेल्स में क्लास करवा चुके हैं। तो इसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखा कीजिए। आपको इस चैनल के माध्यम से टॉपिक वाइज प्लस सारा विषय का मॉक टेस्ट भी कराया जा रहा है। तो जितना हो सके जुड़िए चैनल से आप लोग। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की क्या प्राथमिकता थी? तो कृषि का विकास, जो कि ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी दिया हुआ है। वहीं बात कर ले कि इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का क्या ईस्वी क्या था? तो 1951 से लेके 56। ये ध्यान रखिएगा, 1951 से 56 ही था प्रथम पंचवर्षीय योजना। और ये किस मॉडल पर आधारित था, ये भी पूछा जाता है। तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर। हेराल्ड डोमर मॉडल पर प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी? आधारित थी। वही द्वितीय का बात कर ले तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और उसका ईस्वी क्या हो जाएगा? 56 से 61। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो भारी उद्योग को बढ़ावा देना था। और सारा आपको हम पंचवर्षीय योजना फुल डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 14। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? किनके बारे में पूछा जा रहा है? तो चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। तो ये जो शहीद हुए थे इलाहाबाद में, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। वो भी पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद में किस पार्क में हुए थे। ये हुए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। नाम काफ़ी बार पूछा गया है। कौन से पार्क में? तो अल्फ्रेड पार्क में। ये क्या हुए थे कि जो इंस्पेक्टर था उससे मुठभेड़ करते हुए अंतिम गोली स्वयं को मार लिए थे। कौन? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी। और जिस टाइम चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, इसी के साथ ही क्या हुआ था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो गतिविधियां थी वो समाप्त हो गई थी। चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में ही क्या हुआ था, यहाँ पे एक पॉइंट ये नोट डाउन कर सकते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में, ऐसे करके लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म HRA, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लाइए लिख ही देते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्या हुआ था? नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन। कब बदल गया था नाम इसका? तो 1928 में। और नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? तो हो गया था फिर HSRA, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था।
और कहाँ कर दिया था, ये नाम बदल के ये जगह भी पूछा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा फिरोज शाह कोटला मैदान में, फिरोज शाह कोटला मैदान में। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है। और हाँ, आप लोग उसको बार बार बोलते हैं कि आप लोग क्या करिए, नोट डाउन ज़रूर करते चलिए, ताकि आपके पास एक अच्छा कलेक्शन हो जाए क्वेश्चन का और कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पूछ ले कि इंडियन रिपब्लिकन क्या आर्मी, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, लगा यहाँ पर कंफ्यूज ना हो जाए आप लोग। तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1923 में। और किसके नेतृत्व में, तो सुरेश सेन के नेतृत्व में, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना है रिपब्लिकन देख के, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखिए। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 15। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? कौन सा आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम। तो ये जो संसद द्वारा पारित किया गया या फिर इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, तो 1990 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात कर ले राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो ये कैसा निकाय है ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये आपका सांविधिक निकाय है। कैसा निकाय है, तो सांविधिक निकाय है। ऑप्शन में रहेगा सांविधिक है या गैर सांविधिक है, तो कैसा है, सांविधिक है। वही महिला आयोग का गठन सिर्फ पूछ ले कि कब हुआ था, महिला आयोग का गठन तब क्या हो जाएगा, 1992। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है। वही अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी, क्योंकि प्रथम बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के लिए। तो जयंती पटनायक, ये नाम ध्यान में रखिएगा। कौन पटनायक, तो जयंती पटनायक। लेकिन वहीं अगर अभी वर्तमान में पूछ दे कि वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, तब क्या हो जाएंगी, रेखा शर्मा। तो वर्तमान और पहले दोनों को ध्यान में रखना है, जो कि कैमे नंबर की हैं, तो 8वां नंबर हो सके नंबर ही पूछ दे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 16। देखते हैं 16 में क्या है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो बस यहाँ पर क्या आ गया आपके लिए, इम्पॉर्टेंट डेट आ गया, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से पूछा भी जाता है कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक। तो जैव विविधता दिवस है जो मनाया जाता है कब, 22 मई को, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं देखिए यहाँ पर क्या है, 28 फरवरी, ये भी इम्पोर्टेंट डेट है। क्यों, क्योंकि 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और क्या जान सकते हैं, 30 जनवरी को पता है कि क्या मनाया जाता है, तो शहीद दिवस। कौन दिवस, तो शहीद दिवस। और कुछ इम्पोर्टेंट डेट है जो ध्यान रख सकते हैं, तो पर्यावरण के हिसाब से, जैसे क्या, तो विश्व वन्य जीव दिवस, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस। तो ये कब मनाया जाता है, 3 मार्च को, ये डेट याद रखिएगा। वही पूछ लिया जाता है विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व वानिकी दिवस। और ये इम्पॉर्टेंट है, चुन चुन के आपको बताया जा रहा है। तो ये 21 मार्च, तो ये डेट भी ध्यान रखना चाहिए आपको। तो बस इतना ही, ये सब छोटा छोटा चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा बन जाता है, तो ध्यान में ज़रूर से ज़रूर रखिए। चलिए अब आ जाइए प्रश्न नंबर 17 की ओर। और बार बार बोल रहे हैं कि देखिए हम आप लोगों के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आपको एकदम पेड बैच जैसा टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाता है, प्लस आपको सारे विषय का एकदम चुन चुन के प्रश्न ऐसा लाया जाता है कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहे। और आपको प्रश्न मिलेंगे भी यहाँ के सेशन से। TRE 3 में भी बहुत सारे प्रश्न मिले थे,
तो प्लीज़ जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और आप लोग कमेंट करना भी भूल जाते हैं, तो कमेंट कीजिए अगर आपको इस सेशन से संबंधित कोई प्रश्न या सुझाव हो तो। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF में मिल जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? और क्या पूछ लिया गया है कि विनेश फोगाट हैं जो किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोग घोषित किया गया। तो आपको पता है कि पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है, तो वो आपको हम करंट अफेयर में पढ़ाएंगे ही इसका क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक GK/GS का पोर्शन में आपसे आ गया है, तो ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। चूँकि इस बार का पेरिस ओलंपिक काफ़ी विवादों भरा रहा, तो कहीं रचा इतिहास, कहीं चूके बहुत लोग, तो ये सब ध्यान रखना होगा कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन किस खेल के लिए खेली जाती हैं, मानी जाती हैं, तो पहलवानी के लिए। तो ऑप्शन ये हो जाएगा। और इनका नाम क्या है, विनेश फोगाट। चूँकि ये विनेश फोगाट फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला रेसलर बनी, लेकिन हुआ क्या कि 100 ग्राम वज़न ज़्यादा होने से इनको क्या कर दिया गया था, आयोग घोषित कर दिया था। तो इसी वजह से ये काफ़ी दुखी की बात है। और इन्होंने फिर क्या कर दिया, आहत होकर संन्यास की घोषणा भी कर दी। बाकी रहा ओलंपिक में पिछले बार की अपेक्षा 1 मेडल कम हुआ है। बाकी 11 खेल में हम लोगों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है। गोल्ड तो नहीं इस बार आ सका, लेकिन 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर आ चुके हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18 पे, तो देख लेते हैं 18 में क्या है। 1831 का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? किसका पूछा गया, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 1831 का कौन सा विद्रोह, तो कोल विद्रोह, ये हुआ सिंहभूम क्षेत्र में, तो ये ध्यान रखिएगा। और किसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये भी पूछा जाता है, नेतृत्वकर्ता। तो नेतृत्वकर्ता कौन थे, बुद्धो भगत, इनका ही मेन नाम आता है। और भी लोग थे जो, लेकिन मेन थे जो कौन थे, बुद्धो भगत। और बुद्धो भगत ही क्या थे, लड़का विद्रोह के भी नेता थे। कौन से विद्रोह का, एक और विद्रोह का नाम इनसे संबंधित रखिएगा। और लड़का विद्रोह कब हुआ था, तो ये हुआ था 1832 में। और इसके भी नेता कौन थे, तो बुद्धो भगत ही थे। ठीक, तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। अब आ जाइए 18वें अगले प्रश्न पर जाने की ओर से पहले आपको पता है कि यहाँ आपसे 3 प्रश्न पूछा जाता है और तीनों प्रश्नों का आंसर क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आपको देना रहता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, प्लीज़ ज़रूर कीजिए। अगर अब वीडियो को पूरा देखा कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। अब आइए पहला प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए आज का। आपसे पहला प्रश्न है, भारत का आखिरी मुग़ल सम्राट। और ये सब सारे प्रश्न आपको फुल डिटेल्स के साथ पढ़ाए हुए हैं, इसीलिए पूछा जा रहा है, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और हमें भी पता चल जाए कि आप लोग पढ़ाई करते हैं कि नहीं। तो भारत का आखिरी मुग़ल सम्राट कौन था, ये है आपसे पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि एड्स विषाणु में क्या होता है। और ये सब सारे प्रश्न आपको हम पढ़ा चुके हैं एकदम बेहतर रूप से। तो आप लोग से बस ये उम्मीद है कि कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए इसका। वहीं बात कर ले आपसे तीसरा प्रश्न आज का क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये आपसे प्रश्न है। तो ये तीनों प्रश्न का आंसर आपको देना है। अब आ जाइए आज के 19वें नंबर प्रश्न की ओर। माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक किसकी, भाई नहीं जी, माई लाइफ एज ए कॉमरेड पुस्तक जो है किसकी आत्मकथा है। तो ये जो आत्मकथा है के शैलजा जी की आत्मकथा है। और के शैलजा जो हैं केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं, केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रही हैं, ऐसे करके लिख सकते हैं। और इन्होंने किसके साथ अपना ये आत्मकथा मिलकर लिखा है, तो हो सकता है मंजू सारा राजन, इनके साथ ही क्या किया है, इन्होंने मिलकर लिखा है।
तो इनका नाम भी ध्यान रखिएगा कि किनके साथ मिलकर लिखा है अपनी आत्मकथा को, तो मंजू, सारा, राजन के साथ। अब आ जाइए आज के 20वें नंबर प्रश्न की ओर, देख लेते हैं कि हमारा 20वां नंबर प्रश्न क्या है। ठीक, तो क्या है हमारा 20वां नंबर प्रश्न, भारत में गरीबी रेखा का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग करते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो जो प्रयोग होता है उपयोग विधि का, जो कि ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी दिया हुआ है। वहीं बात कर लें कि भारत में गरीबी को मापने हेतु खर्च या उपयोग विधि का प्रयोग किया जाता है, ये जान ही गए। और क्या कहता है, योजना आयोग ने गरीबी मापने की विधि की समीक्षा करने के लिए क्या किया था, 2012 में एक विशेषज्ञ समूह का क्या किया था, गठन किया था। कौन सा समूह का, विशेषज्ञ समूह का गठन किसने किया था, तो योजना आयोग ने। सोच लीजिए, योजना आयोग, अब इसका नाम बदल चुका है। आपको पता होगा कि नीति आयोग कर दिया गया। और ये कब हुआ था गठन, चूँकि ये 2012 की बात है। और योजना आयोग का नाम बदल कब गया, 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। तो ये योजना आयोग के द्वारा गठन किया गया था। और ये उस टाइम जब गठन हुआ था तो इस समूह का जो अध्यक्षता किए थे, विशेषज्ञ समूह का जो अध्यक्षता किए थे, वो कौन थे, सी रंगराजन। तो हो सके आपसे यही पूछ दे, सी रंगराजन। वही तो, ये सब चीज़ों का क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। वहीं भारत में गरीबी का अनुमान क्या होता है, नीति आयोग के टास्क फोर्स द्वारा। अब की बात, अब तो चूँकि नीति आयोग हो गया है, तो यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं किसके द्वारा, नीति, भारत में गरीबी का अनुमान किसके द्वारा, तो नीति आयोग के किसके द्वारा, टास्क फोर्स द्वारा। टास्क फोर्स द्वारा क्या होता है, सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है भारत में गरीबी का अनुमान। तो ये सब पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सब्जेक्ट का सॉल्यूशन लेके फुल डिटेल्स के साथ। तो आप लोग से बस एक रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।